सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, शानदार और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द पंडित्स का जो लाइव मॉक टेस्ट हुआ है, मॉक टेस्ट नंबर 2 एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए जो आपके प्रीलिम्स होने वाले हैं, चाहे सीजीएल का हो चाहे सीएचएसएल का हो, उन एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल टेस्ट रहते हैं। एक तो वीकली है और फ्री रहता है। काफ़ी सारे बच्चे कई बार पूछते भी रहते हैं कि सर किस प्लेटफॉर्म से टेस्ट लगाएं, क्या करें, कैसे करें। तो आपके पास में अगर एक प्लेटफॉर्म पे रेगुलर फ्री मॉक टेस्ट मिल रहा है तो आपको वहाँ से ज़रूर लगाना चाहिए। सो पंडित्स के प्लेटफॉर्म पे भी वो मिल रहा है और इंग्लिश का कंप्लीट सोल्यूशन मैं आपको पिछली साल भी दिया था, अब की बार भी पूरे देने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और नए हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वोकैबुलरी के लिए सुबह 9 बजे लाइव क्लास होती है, उसको फॉलो कर सकते हैं। और ग्रामर के लिए सिलेक्शन सीरीज जरूर फॉलो करना बेसिक्स ऑफ इंग्लिश देखने के बाद में। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। तो जल्दी से एक बार आंसर करने का प्रयास करेंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आप खुद से भी आंसर करेंगे, उसके बाद मैं भी देखूंगा। देखो, द मैनेजर सेड दैट द टीम शुड डिस्कस द स्ट्रेटजी बिफोर द प्रेजेंटेशन बिगिंस। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, द मैनेजर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सैड आपका क्या है, वर्ब है। सैड आपकी वर्ब है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट की बात हम लोग कर रहे हैं। दैट आपका कंजंक्शन है, द टीम आपका क्या है, सब्जेक्ट है। और जब नई क्लॉज का सब्जेक्ट आ गया तो शुड आपकी एक हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है। पास्ट में शुड आ सकता है, वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, सो शुड डिस्कस्ड यहां पे लिख रखा है। जैसे ही आपने देखा कि डिस्कस्ड है, शुड एक मॉडल है। किसी भी मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा और हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब है यहाँ पे बेस फॉर्म आएगी तो डिस्कस्ड नहीं, डिस्कस का प्रयोग हम लोगों को करना पड़ेगा। सो द मैनेजर सेड दैट द टीम शुड डिस्कस, और क्या डिस्कस करेंगे तो डिस्कस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा द स्ट्रेटेजी। और कब डिस्कस करनी चाहिए थी, बिफोर प्रपोजिशन है, द प्रेजेंटेशन बिगिंस। अब आपको लगेगा कि सर यहां पे तो क्योंकि आगे तो पास्ट था तो फिर तो ये बिगिंस दे रखा है, तो ये तो गलत होना चाहिए, ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, बिगिन। मेरे भाई कई बार ऐसा हो जाता है कि मेन क्लॉज पास्ट में होने के बावजूद भी आप सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट में रख सकते हैं। इट इज पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल होता है। मान लीजिए अब एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन कीजिए, मान लीजिए ये एक टाइमलाइन है आपकी और ये आपका प्रेजेंट है। मैनेजर ने कहा, ये जो कहने की घटना है ये मान लेते हैं पास्ट की है, लेकिन मैनेजर ने कहा कि भाई टीम को डिस्कस करनी चाहिए स्ट्रेटजी प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले। मैं तो ये मान के चलता हूं कि प्रेजेंटेशन यहां शुरू होगी, जरूरी थोड़ी ना कि वो इसी किसी पार्ट में शुरू हुई हो। सो समटाइम्स इट इज पॉसिबल कि अभी जो बात कही गई है, जो कहा गया था वो पास्ट की घटना है, लेकिन जो उसके अंदर बात कही गई है वो हो सकता है अभी भी फ्यूचर की घटना हो। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात कहता हूं, मैंने लिखा राधिका said that she will need my car। और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, राधिका said that she would need माई कार। अब कायदे से देखा जाए, अगर ग्रामेटिकली देखें, फंक्शन वाइज देखें, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है और इट कैन ऑल्सो वर्क। बस जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो कहने की घटना है वो दोनों में ही पास्ट है। मान लीजिए इस पॉइंट पर राधिका ने कहा कि उसको कार की जरूरत है। जो दूसरे वाला सेंटेंस है यहां पे हमने वुड यूज किया है, इसका मतलब है कि जिस टाइम पे उसको जरूरत थी वो टाइम कहीं ना कहीं यहां पे रहा होगा। लेकिन जो पहले वाला सेंटेंस है इसमें अभी भी हमने विल यूज करा है, यानी कि जो उसकी नीड है वो स्टिल कब की है, फ्यूचर की है। अगर फ्यूचर की है तो इसका मतलब है कि जो नीड है वो कहीं ना कहीं आगे की रही होगी। यानी कि इट इज पॉसिबल हम मेन क्लॉज को पास्ट में रखने के बावजूद भी सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट में या फ्यूचर में रख सकते हैं। इट इज क्वाइट पॉसिबल, इट इज क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, हालांकि अब मान लीजिए यही सेंटेंस आपके एग्जाम में आया होता, इसमें ऐसे ऐसे पार्ट कर रखे होते और नो एरर का ऑप्शन ही नहीं होता, तो हम कहते हैं कि भैया विल की जगह पे वुड लगा दो, क्योंकि मेन क्लॉज किसमें, पास्ट में।
ऐसे भी क्वेश्चंस हमने देखे, पास्ट में एक बार नहीं ऐसे बहुत बार आए हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, आप कहोगे सर फिर हमने तो इसी लॉजिक से यहां पे लगा दिया। भाई आपको जैसे ही सेंटेंस आपने देखा, शुड के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना, आप किसी भी तरीके से कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। यू कैन नेवर जस्टिफाई यूजिंग द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर अ मॉडल। किसी भी मॉडल वर्ब के बाद में आप कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। सो इट इज नॉट जस्टिफिएबल, इसको कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। एंड यस, इट शुडंट बी यूज्ड। हमने अगर पास्ट यूज किया है तो यहां भी पास्ट होना चाहिए था, इसको यूज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर यूज हो गया है सो इट कैन बी जस्टिफाइड, इसको जस्टिफाई जरूर किया जा सकता है। सो ऑब्वियसली द एरर इज इन पार्ट बी। तो यही आपका मेजर एरर है। ऐसे केसेस में कई बार अनफॉर्चुनेटली ऐसा आपके साथ हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आपने देखा, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी पता था, आपको ये वाला भी पता था, लेकिन जब आपने सेंटेंस को पढ़ना शुरू करा और आपने पढ़ लिया द मैनेजर सेड दैट द टीम शुड डिस्कस द स्ट्रेटजी बिफोर द प्रेजेंटेशन बिगिंस को देखा, तुरंत देखा कि पास्ट आएगा, क्योंकि यहां पे आपने गलती से शुड डिस्कस पढ़ लिया था, आपने ध्यान ही नहीं दिया कि यहां पे डिस्कस नहीं डिस्कस्ड है। और इस चीज से निपटने के लिए मैं हमेशा क्या बताता हूं कि सेंटेंसेस को जब हम एक वन गो में पढ़ते हैं ना, वन गो में पढ़ते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जो गलती होती है उसको हम ऑटोमेटिकली हमारा माइंड करेक्ट पढ़ लेता है। इसीलिए इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि आप जब भी कोई भी एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन करें तो आपको वो पूरे सेंटेंस को ब्रेक करने की जरूरत है। जब आप एक एक वर्ड को पढ़ोगे तो ऐसे केस में आप तुरंत नोटिस कर लोगे कि ये सेकंड फॉर्म है और ये नहीं आनी चाहिए थी। जब आप हर चीज को जस्टिफाई करोगे कि मैनेजर के हिसाब से सेड करेक्ट है, दैट कंजंक्शन है, तो आगे सब्जेक्ट द टीम करेक्ट है। अगर द टीम सब्जेक्ट है तो शुड आपकी हेल्पिंग वर्ब करेक्ट है, तो शुड एक मॉडल है, तो इसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म इनकरेक्ट है। वहीं पे अगर पूरा सेंटेंस वन गो में पढ़ते हैं तो ये दिक्कत रह जाती है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ सकती है कि सर हम पे सेंटेंस ब्रेक करना नहीं आता है, तो मैंने आपको बहुत बार रिकमेंड किया है एंड लेट मी रिकमेंड इट वन मोर टाइम। एक बार फिर से आपको वही चीज मैं रिकमेंड करूंगा मेरे भाई, कि अगर आपने YouTube पे अब तक कभी, ठीक है, सो जब भी आप YouTube खोलोगे, YouTube पे चले जाना और YouTube पे जाके जस्ट सर्च कर लेना बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश बाय प्रशांत सर जो आ रहा होगा यही सर्च कर लेना। ठीक है, आपको यहाँ पे ये दो वीडियो दिख सकते हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के। एक ये वाला कंप्लीट बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, ये 1 साल पुराना वीडियो है, ऑलरेडी 2.4 मिलियन व्यूज हैं। और एक जो अभी अपडेटेड हमने डाला है, इस पे अभी 2 लाख ही व्यूज हैं लगभग, लेकिन बहुत क्वालिटी कंटेंट है, 17.5 घंटे का वीडियो है। लेकिन बिलीव मी, अगर आप एक बार देखोगे तो बहुत, न सिर्फ आप एंजॉय करोगे वीडियो को, बल्कि मैं आपको इतनी सारी बहुत मतलब जो लैंग्वेज के न्यूएंसेस होते हैं ना, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो सब जानने को मिलेंगे और आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ये देखना। और इस वीडियो को देखने के बाद में सिलेक्शन सीरीज को फॉलो करो, आपका कंप्लीट ग्रामर की जिम्मेदारी हो जाएगी उसी में पूरी, है ना। आ जाओ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द वायरस ओरिजिनली फाउंड इन एनिमल्स बिकेम अ सीरियस कंसर्न वंस इट शोड डैश ट्रांसमिशन मेकिंग इट अ डेंजरस थ्रेट। कहा गया है कि वायरस जो कि ओरिजिनली एनिमल्स में पाया जाता था, ये एक सीरियस कंसर्न बन गया जब बेसिकली इसने दिखाए डैश ट्रांसमिशन। क्या दिखाया इसने, कैसा ट्रांसमिशन। अब आप एक बार इमेजिन कीजिए, यही कहा गया कि द वायरस, वो वाला वायरस विच वॉज ओरिजिनली फाउंड इन एनिमल्स, इसको रिड्यूस करके पार्टिसिपल बना दिया है, ओरिजिनली फाउंड इन एनिमल्स। पूरी क्लॉज को रिड्यूस करके पार्टिसिपल बना सकते हैं, ये सिंपल सी बात है ना। वायरस के हिसाब से बिकेम वर्ब है, ये एक सीरियस कंसर्न बन गया। कब बन गया, वंस, यानी कि जैसे ही, जब। ये वंस यहाँ पे ध्यान देंगे एक कंजंक्शन के तरीके से काम कर रहा है। वंस का वही मीनिंग होता है कंजंक्शन के रूप में जो आफ्टर का होता है। ठीक है, सो आफ्टर इट शोड, जब इसने दिखाया, आफ्टर इट शोड व्हाट, क्या दिखाया इसने, ट्रांसमिशन। अब कैसा ट्रांसमिशन, ओरिजिनली ये किस में था, तो आप पाओगे यहाँ पे ये लिखा हुआ कि ओरिजिनली ये एनिमल्स में था। ठीक बात है, और एनिमल्स से बेसिकली ये किस में जाएगा। अब एनिमल्स से ऐसा तो है नहीं कि वायरस वस्तुओं में चला जाए, वस्तुएं बीमार हो जाए, नहीं। एनिमल्स के अलावा और कौन है जो बीमार होता है, या तो पक्षी होते हैं और या फिर ह्यूमन बींग्स होते हैं। अब कंसर्न ज्यादा कब बनेगा, जब ये एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स में आ जाएगा। तो एनिमल टू ह्यूमन का सफर इसको तय करना है, यानी कि हमें कोई ऐसा यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए जो ट्रांसमिशन के आगे अगर हमने लगा दिया तो उससे हम ये सेंस दे पाए कि एनिमल से किस में जा रहा है, ह्यूमन बींग्स में जा रहा है। वाइड स्प्रेड का मतलब होता है दूर दूर तक फैला हुआ। वाइड स्प्रेड ट्रांसमिशन पॉसिबल था, लेकिन मेकिंग इट अ डेंजरस थ्रेट,
मेकिंग इट अ डेंजरस, कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस का तो सेंस यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है, तो आप पाओगे ये नहीं बनेगा। इंडिजिनस का भी सेंस नहीं है, इंडिजिनस तो वहीं का होता है ना, लोकल। जूनोटिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूनोटिक होता है कोई भी चीज ऐसी जो एनिमल से ह्यूमंस की तरफ आती है, और वही सेंस हमें चाहिए था। और जूनेटिक बेसिकली ट्रांसमिशन था, और जिसकी वजह से एक डेंजरस पेंडेमिक थ्रेट बन गया था ये। तो पेंडेमिक तो आप जानते होंगे, कोविड-19 के बाद में ये वर्ड तो आपके लिए बहुत कॉमन ही हो गया होगा, ठीक है। एंडेमिक भी कोई जो बीमारी एक जगह फैलती है, और नेटिव यानी किसी का जो एक तरीके से उसी जगह से ओरिजिनली जुड़ा हुआ हो। अगला देखेंगे क्वेश्चन, द मैनेजर अप्रूव्ड देयर ऑल प्रपोजल्स। सबसे पहले जब भी आपने ये 3 डिटर्मिनर ध्यान रखने, ऑल हो गया, बोथ हो गया और हाफ हो गया, इन तीनों को हम बोलते हैं प्री डिटर्मिनर्स हैं ये, ठीक है। प्री डिटर्मिनर्स का मतलब है कि ये ऐसे डिटर्मिनर्स हैं जो एक सेंट्रल डिटर्मिनर अगर कोई आएगा तो उससे पहले यूज करे जाएंगे। ऑल, बोथ एंड हाफ। बोथ माई बुक्स कहूंगा, बोथ माई फ्रेंड्स कहूंगा, बोथ माई पेरेंट्स कहूंगा, ऑल माई बुक्स कहूंगा, ऑल माई फ्रेंड्स कहूंगा, ऑल माई लाइक कलीग्स कह सकता हूं। पेरेंट्स मत कह देना, पेरेंट्स 2 होते हैं तो वहां पे ऑल नहीं लगेगा, ठीक है। सो आप पाओगे कि अगर कोई भी आर्टिकल या पजेसिव केस होगा तो उससे पहले ऑल, बोथ और हाफ का प्रयोग किया जाता है, ना कि बाद में। यहां पे देयर प्रपोजल्स, ऑल डजंट गिव द रिक्वायर्ड सेंस, है ना। तो प्रपोजल्स, ऑल, देयर वो सेंस नहीं देगा। ऑल प्लस देयर प्लस प्रपोजल्स यही करेक्ट आंसर है। सो द मैनेजर अप्रूव्ड ऑल देयर प्रपोजल्स, ठीक है। आगे देखेंगे तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं। हालांकि एक चीज लेट मी मेक इट क्लियर, ये जो ए ऑप्शन है ना, मतलब आपको ये 3 वर्ड्स हैं खास करके ध्यान रख लेने, जैसे ऑल हो गया, ईच हो गया और बोथ हो गया, ठीक है। हाफ की बात नहीं कर रहा हूं, ऑल, ईच और बोथ। ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अक्सर करके ऑब्जेक्ट के रूप में अगर कोई प्रोनाउन या नाउन आ जाए उसके बाद में हम ऑल, बोथ और ईच को यूज कर सकते हैं। जैसे शी इन्वाइटेड अस ऑल, शी इन्वाइटेड अस बोथ, शी इन्वाइटेड अस ईच। अगर उस नजरिए से देखते हैं तो द मैनेजर सब्जेक्ट है, अप्रूव्ड आपकी वर्ब है। द मैनेजर अप्रूव्ड व्हाट, देयर प्रपोजल्स, और कितने, देयर प्रपोजल्स ऑल। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि इस वाले स्ट्रक्चर में ये जो ऑब्जेक्ट है सामान्यतः प्रोनाउन होता है, ना कि नाउन। और यहां पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट जो वो एक नाउन है, इसीलिए ऊपर वाले को हमें क्या करना पड़ा है, गलत मार्क करना पड़ा है। अदरवाइज अगर यहां पर कोई प्रोनाउन होता तो ऊपर वाला भी पॉसिबल हो सकता था, ठीक है। सो ये 3 ही आपके ऐसे डिटर्मिनर होते हैं, तो इनका थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रख सकते हैं आप लोग। आगे देखेंगे नेक्स्ट। अगला आपका क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे इन्वर्जन लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी मेन वर्ब आएगी। डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ना कि V2, तो ये आपका गलत हो जाएगा। द मैनेजर सब्जेक्ट है, एज वेल एज आ गया, और हिज असिस्टेंट्स। जब भी 2 सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ा जाए तो वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आती है, तो यहाँ पे हमें बेसिकली वर्ब का नहीं किसका यूज करना था, वॉज का। सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। सी इज वन ऑफ द एम्प्लॉइज, सी सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, वन आपका कॉम्प्लीमेंट है, ऑफ आ गया। वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन कैसा होता है, प्लूरल नाउन होता है, तो प्लूरल नाउन एकदम सही है। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका एंटीसीडेंट है एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज अगर इसका एंटीसीडेंट है तो इसके हिसाब से हैज का नहीं किसका यूज होना चाहिए था, हैव का। यहाँ पे कुछ बच्चे रट्टा मार के बैठे रहते हैं कि वन ऑफ के बाद में सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, नहीं, जब वन ऑफ सब्जेक्ट आपका होगा तब आएगी। यहाँ पे तो वन क्या है, कॉम्प्लीमेंट। अगर ये सब्जेक्ट ही नहीं है, लाइक मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द बॉयज वॉज एब्सेंट, तो यहां पे वन क्या था, सब्जेक्ट था। वन सब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है द बॉयज, और वॉज आपकी वर्ब है। बट यहां पे क्या है, सी सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, वन आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट। अगर कॉम्प्लीमेंट है तो क्या आप कॉम्प्लीमेंट के लिए वर्ब लगाते हो, द आंसर इज नो। इसीलिए यहां पे जो वर्ब है वो रिलेटिव प्रोनाउन हु के हिसाब से आई है, और इस हु रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कौन है, एम्प्लॉइज है। एम्प्लॉइज जो कि प्लूरल है, प्लूरल है तो आपका हैव का यूज किया जाएगा, ना कि हैज का। सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। द ऑफिसर आस्क्ड, द ऑफिसर सब्जेक्ट है, आस्क्ड आपकी वर्ब है। किसको पूछा उसने, द एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट था। और क्या पूछा, तो वेदर आपका क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है, पूरी नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे आया है। ही आपका सब्जेक्ट है, हेड हेल्पिंग वर्ब है, हेड के बाद में आपका मेन वर्ब आ जाएगी सबमिटेड। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है, पास्ट का चल रहा था तो पास्ट का ये सही है, ठीक है। जिस टाइम पे पूछा था, मान लीजिए इस पॉइंट पे उसने पूछा, तो सबमिट कब किया होगा, इससे पहले। पास्ट में अगर पूछा है तो सबमिट करने की घटना पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट का परफेक्ट भी सही है। सबमिट क्या किया है, ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो जिसमें से डॉक्यूमेंट्स आपका नाउन है, रिक्वायर्ड एडजेक्टिव है, फिर आर्टिकल द है, और आर्टिकल द से पहले ऑल है, यानी कि ये भी एकदम करेक्ट है, ठीक है। और बिफोर आपका क्या है, प्रपोजिशन, जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, डेडलाइन। आप कहोगे सब कुछ परफेक्ट है, अगर सब कुछ परफेक्ट है सो दिस इज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे अगला।
आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड, एक ही स्पेलिंग करेक्ट होगी इसमें से। कैच तो आपको इजीली आप देख ही लोगे, CATCH होता है ना कि ये। डिस्पैच करने में DESPATCH ये सही लग रहा है, डिस्पैच कर दिया, किसी चीज को कहीं पे भेज दिया। एफिशिएंट EFFI होता है ना कि EFFE, ठीक है। और लेफ्ट में बेसिकली LAPPED होता है ना कि AD। आपने ओवरलैप करना सुना ना, ओवरलैप कर गया, सो ओवरलैप जैसे करता है वैसे ही उसी की अगर ED फॉर्म देंगे तो LAPPED होगा, ठीक है। तो E आएगा। तो कौन से वाला पार्ट सही है आपका? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, ही इंसिस्टेड दैट शी विल कंप्लीट द असाइंड टास्क बिफोर द एंड ऑफ द डे। ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इंसिस्टेड आपका क्या है? वर्ब है, ठीक है। इंसिस्टेड आपका क्या है? वर्ब है। आगे दैट क्लॉज आपकी आ रखी है, ठीक है। सो इंसिस्टेड आपकी कौन सी फॉर्म है? पास्ट की फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सी आपका सब्जेक्ट है। अब देखो विल तो यहाँ पे क्लियरली गलत है क्योंकि ये पास्ट है, तो विल अगर गलत है तो आप सीधे सीधे कहोगे कि सर जो पहले वाले क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे उस लॉजिक से सही नहीं हो सकता है। मैं कहूंगा नहीं। अगेन अगर दोनों चॉइस हमारे सामने हो तो हमें जो पास्ट वाली चॉइस है उस पर जाना है। ये बहुत रेयर है कि हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा ये वाला पार्ट कि हाँ भाई हम जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफिकेशन डजंट ऑलवेज मीन करेक्शन, मतलब करेक्टनेस। तो करेक्टनेस जरूरी नहीं है कि जस्टिफिकेशन में हमेशा हो। तो इसको जस्टिफाई किया जा सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि यही हमेशा करेक्ट होगा, नहीं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान देंगे। तो इस लॉजिक से अगर देखें तो आपका एक ऑप्शन जो है विल, वो तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाता है। आगे अगर विल वैसे गलत था तो यहां भी गलत है, ठीक है। आगे अब एक ऑप्शन है वुड कंप्लीट और एक है शुड कंप्लीट। आप कहोगे सर वुड एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है। लेकिन मैं कहूंगा रुकिए, थमिए, थोड़ा सुनिए। रिसेंटली जब CGL प्री 2025 का मतलब पेपर हुआ था तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड से। हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का मतलब क्या समझते हैं? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को यूज किया जाता है सामान्यतः एक नाउन क्लॉज के अंदर, यानी कि दैट क्लॉज के अंदर, ठीक है। और कब यूज किया जाता है? तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड एक्सप्रेस करता है नेसेसिटीज को, रिक्वायरमेंट्स को, यानी कि जरूरतों को। जब कोई किसी चीज की डिमांड करे, किसी चीज को जब जरूरी बताया जाए और आगे दैट क्लॉज लगाई जाए। लाइक एक सेंटेंस मैंने लिखा इट इज essential that Radhika will help me। तो अब आप कहोगे कि सर यहां पे इट इज एसेंशियल से क्या पता चलता है कि इस चीज, ये क्या है? कोई भी चीज को जरूरी बनाने के लिए हमने एक क्लॉज लिखी इट इज एसेंशियल, तो इससे हमने कह दिया कि ये चीज जरूरी है। और कौन सी चीज जरूरी है? वो ये वाला पार्ट है। तो जैसे ही आप देखोगे कि ये वाली चीज जरूरी है, ये चीज एसेंशियल है, इसीलिए फैक्ट है यानी कि आपका नॉर्मल इंडिकेटिव मूड आता है, यानी कि नॉर्मल टेंस आता है। लेकिन आगे वाली जो बात है, राधिका मेरी हेल्प करेगी या नहीं करेगी, क्या ये फैक्ट है? राधिका क्या मेरी हेल्प करेगी? मैं ये कहना चाहता हूं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जरूरी है कि राधिका मेरी हेल्प करे। अगर मैं कहता हूं राधिका विल हेल्प मी, दैट मीन्स कि राधिका मेरी हेल्प करेगी। बट क्या ओरिजिनली सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि राधिका मेरी हेल्प करेगी? नहीं, यहां पे सेंटेंस कह रहा है कि इट इज एसेंशियल, ये जरूरी है कि राधिका मेरी हेल्प करे, यानी कि यहां पे आप इजीली कह सकते हो कि सेल विल का सेंस तो बन ही नहीं सकता है। और यही आपका कॉन्सेप्ट होता है सब्जेक्टिव मूड का। तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, डजेंट मैटर, आपकी वर्ब की बेस फॉर्म आती है हमेशा और हमेशा। तो कायदे से हेल्प आपका करेक्ट है। अब ये जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है ये एक अमेरिकन इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है। ब्रिटिश इंग्लिश आज भी बेस फॉर्म की जगह पे शुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म यूज करना सही समझती है, यानी कि हेल्प तो करेक्ट है ही, यानी कि अगर यहां पे हम हेल्प लिखेंगे तो भी ठीक है, और अगर हम हेल्प की जगह पे शुड हेल्प लिखेंगे तो भी करेक्ट है। तो शुड के साथ भी सही है और अकेला बेस फॉर्म भी सही है। दोनों अगर ऑप्शन में होंगे तो शुड वाले को हम हमेशा प्रेफरेंस देंगे, बिकॉज ये आपका ब्रिटिश इंग्लिश वर्जन है और ये आपका अमेरिकन इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, ही इंसिस्टेड, उसने इंसिस्ट किया। अब इंसिस्ट करने के दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला, इंसिस्ट करने का मतलब होता है किसी चीज को बार बार दोहराना। जैसे मैंने कहा कि आई इंसिस्ट, ये काम मैंने नहीं किया है। क्या मैं किसी जरूरत की बात कर रहा हूं? क्या मैं कोई डिमांड कर रहा हूं? नहीं, मैं डिमांड नहीं कर रहा हूं। मैं जस्ट ये कह रहा हूं किसी चीज को बार बार दोहराना कि ये काम हुआ या नहीं हुआ, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ फैक्ट। मैं एक फैक्ट के बारे में चर्चा कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आई इंसिस्ट कि आपको आना ही पड़ेगा, तो क्या मैं आपसे कोई डिमांड कर रहा हूं? यस,
ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने कहा ना कि इट इज असेंशियल, जरूरी है कि राधिका को हेल्प करनी चाहिए या करनी पड़ेगी, यानी कि उसके लिए वो चीज जरूरी बना दी, डिमांड कर रहा हूं मैं। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहता हूं कि इट इज असेंशियल या इट आई इंसिस्ट, मैं इंसिस्ट करता हूं कि आपको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा यानी कि मैं कह रहा हूं कि भाई साहब डिमांड कर रहा हूं, डिमांड कर रहा हूं यानी कि यहां पे क्या लगाना चाहिए, सब्जेक्टिव मूड। ऐसे अगर इस सेंटेंस को देखो, ही इंसिस्टेड, उसने इंसिस्ट किया, क्या इंसिस्ट किया, तो आप पाओगे उसने इंसिस्ट किया कि उसको कंप्लीट करना पड़ेगा असाइनमेंट, मतलब जो असाइंड टास्क है, कब तक, बिफोर द एंड ऑफ द डे, भैया दिन खत्म होने तक उसको ये टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो करेगी, नहीं, आप कह रहे हो कि करना पड़ेगा। और अगर करना पड़ेगा दैट मींस, क्योंकि इंसिस्ट यहां पर रखा है तो इंसिस्ट के साथ में सब्जेक्टिव मूड आता है, सब्जेक्टिव मूड आता है तो हम वुड का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, शुड का। और कंप्लीटेड तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका, शुड बनेगा। मे भी हो सकता है कि आपके जब मॉक टेस्ट आप दें तो हो सकता है आपको आंसर में वुड दे रखा हो, क्योंकि अगर पहली बार में कोई भी देखेगा तो उसको लगेगा विल की जगह पे वुड आ जाएगा, ऑप्शन मार्क करके चला जाएगा। अगर पूरा एनालिसिस करके मॉक में आंसर की बनाई गई होगी तो आंसर इसका बी दिया होगा, अदरवाइज मे भी हो सकता है कि आंसर ए दे रखा हो। अगर ऐसा हो कि आंसर ए दे रखा है तो मान लेना कि जो मैंने बताया वो आपका करेक्ट आंसर है, ना कि मॉक टेस्ट में, ठीक है। सो बाई चांस अगर आंसर की डिफर करती है तो इस क्वेश्चन पे मैं कह सकता हूं कि इसका शुड वाला ऑप्शन जो है दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट, रोहित मेहरा बिलोंग्स टू एन एफ्लुएंट फैमिली। एफ्लुएंट का सिनोनिम पूछा, एफ्लुएंट का इम्पोवेरिस्ट तो एंटोनिम बनेगा, इंडिजेंट भी एंटोनिम बनेगा, गरीबी को दिखाते हैं। लोडेड इज पॉसिबल, लोडेड का मतलब भी वही होता है ना जिसमें बहुत सारा धन वन हो, लोड हो रखी हो फैमिली। अकॉर्ड का मतलब तो समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, तो आप कहोगे सी ऑप्शन इज द ओनली पॉसिबल सिनोनिम। नेक्स्ट देखेंगे आगे, एंटोनिम का क्वेश्चन है, फोर्टिफाई करने का मतलब है जैसे फोर्ट बनते हैं ना, किले बनते हैं, किलेबंदी करना, फोर्टिफाई करना है नहीं कि किलेबंदी करना, और किलेबंदी करके किसी चीज को क्या करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। फेस्टल इज रिलेटेड टू फेस्टिवल, लिबरल का मतलब है जो आजाद हो, तो इसका फोर्टिफाई से कोई सेंस नहीं है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, सुसुप्त जो होते हैं बेसिकली, मतलब स्लो कह सकते हैं आप, ठीक है। अंडरमीन करने का मतलब है किसी चीज को बेसिकली कम करना, तो आप कहोगे यही करेक्ट आंसर है। यहां पे फोर्टिफाई कर रहे हैं यानी कि पावर को बढ़ा रहे हैं, इसको कम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे, एट द टीम रिट्रीट मेलिजा द स्टोइक सेट क्वाइटली इन अ कॉर्नर। ये कह रहा है कि अंडरलाइन पार्ट को बेसिकली इंप्रूव करना है, तो स्टोइक सेट क्वाइटली इन अ कॉर्नर, स्टोइक बेसिकली वन हु इज इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर। सो स्टोइक तो नहीं आना चाहिए, इसमें क्या आ सकता है, रियलिस्ट, आइडियलिस्ट और रियलिस्ट। आई थिंक इंट्रोवर्ट इज द बेस्ट ऑप्शन इसके लिए। तो बाकी अगला ऑप्शन देख लेते हैं कि एक्सट्रोवर्ट आएगा कि नहीं। जॉटिंग डाउन हर, जॉट डाउन करने का मतलब होता है नोट डाउन करना, जल्दी जल्दी नोट डाउन करना, थॉट्स। वाइल केविन जो कि क्या बताया गया, अल्ट्रिस्ट, लेड आइस ब्रेकिंग गेम्स एंड शेयर्ड फनी स्टोरीज। अब ये बहुत बात कर रहा है, बहुत बात कर रहा है, तो दिस पर्सन इज एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट है यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला, रूल टू रूस्ट। रूल टू रूस्ट नहीं होता, रूल द रूस्ट होता है आपका इडियम, ठीक है। रूल द रूस्ट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली होना, बहुत ज्यादा पावर होना किसी के पास में, रूल द रूस्ट। इफ यू रूल द रूस्ट इसका मतलब है आप ही की चलती है भाई। नेक्स्ट देखेंगे आगे, सो एरर डिटेक्शन अगेन, द कोच सब्जेक्ट है, रिमाइंडेड आपकी वर्ब है, द एथलीट्स उसका ऑब्जेक्ट है। द कोच रिमाइंडेड किसको रिमाइंड करता है, एथलीट्स को। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ पास्ट एक्शन, ठीक है। दैट आपका कंजंक्शन है। स्लो एंड स्टडी आपका सब्जेक्ट है, विन। अब स्लो और स्टडी दो अलग पर्सन नहीं, दोनों ही सेम पर्सन है, सेम पर्सन है यानी कि अगर आपने सिलेक्शन सीरीज देखी है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वहां पे भी मैंने बताया, अगर बताया इसका मतलब है कि यहाँ पे विंस का यूज करेंगे। आप में से कुछ लोगों को लग सकता है आगे पास्ट था तो यहाँ पे वॉन होना चाहिए। मेरे भाई स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इसका मतलब है ये एक कहावत है और कहावतों में टेंस चेंज नहीं होता है, नहीं होता है, इसका मतलब विंस आपका करेक्ट आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी को अगर आपने टॉपर्स वोकैब की क्लासेस देखी है तो मैंने ट्रिक से आपको याद भी करवाया होगा। कैटास्ट्रॉफी, कट अस ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया ने 19 नवंबर को हमारी ट्रॉफी काट के एक आपदा टाइप हमारे ऊपर ले आई। सो कैटास्ट्रॉफी इज आपदा। क्या पूछा है इसका सिनोनिम, सो डिबेकल, डिबेकल भी आपका क्या होता है, आपदा होता है, ठीक है। सो मैडन, मैडन करने का मतलब क्या, किसी को मैड करना, मैड, और मैड में ईएन लगाना था, डी को डबल करके ईएन लगा दिया है, ठीक है। तो किसी को पागल करना। टैबू बेसिकली कोई भी चीज सोशली जो कि अनएक्सेप्टेबल होती है उनको बोल देते हैं, और साल्वेशन का मतलब है मुक्ति। नेक्स्ट देखेंगे आगे, सीता वॉज रेदर डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड का एंटोनिम पूछा है, डिसग्रंटल्ड यानी कि दुखी होना, ठीक है, परेशान होना। सो डिससेटिस्फाइड सिनोनिम में आएगा, एग्रीव्ड सिनोनिम में आएगा, एनॉयड सिनोनिम में आएगा, कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम में आ जाएगा। तो बाकी तीन सिनोनिम थे, यही एक एंटोनिम है। नेक्स्ट देखेंगे आगे,
सो फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स फ्रॉम द अथॉरिटीज। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, ध्यान देंगे इसके साथ ऑफ नहीं आता है। इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा रिपीटेड वार्निंग्स, जहां पे वार्निंग्स नाउन है, रिपीटेड आपका एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ना। तो आप देखेंगे फ्रॉम प्रीपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द अथॉरिटीज, द कंपनी आपका सब्जेक्ट है, कॉन्टिन्यूड उसके लिए वर्ब है, कॉन्टिन्यूड किया कंपनी ने, क्या कॉन्टिन्यू किया, तो 2+V1 उसका ऑब्जेक्ट है, टू ऑपरेट इन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है कंप्लीट डैश, कंप्लीट क्या, कंप्लीट वायलेशन, वेरी मच पॉसिबल, वायलेशन ऑफ समथिंग पॉसिबल है, कंप्लीट डिफाइंस ऑफ समथिंग वेरी मच पॉसिबल, इग्नोरेंस ऑफ समथिंग, देखो क्योंकि वार्निंग की बात कर रखी है तो इग्नोरेंस नहीं कह सकते। इग्नोरेंस में वो काम करता है जो कि चीजों को ना ये कहता है कि हमें जानकारी नहीं है, और यहाँ पे वार्निंग दी गई, इसका मतलब है दे मस्ट नॉट बी इन इग्नोरेंस, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, आप रूल्स को बेसिकली क्या करते हो ना, रूल्स को तोड़ते हो, उनको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हो, तो आप कहोगे कि सर ये भी नहीं पॉसिबल है। सो वायलेशन और डिफाइंस दोनों ही ऑप्शंस मतलब बोथ आर पॉसिबल। एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन सा सेंस हमें चाहिए। वायलेशन थोड़ा सा माइल्ड टर्म है, और जो डिफाइंस होता है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टर्म होती है ना। सो डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स के बावजूद, फ्रॉम द अथॉरिटीज, अथॉरिटीज से बहुत सारी वार्निंग्स मिली, फिर भी जो कंपनी है वो कंटिन्यू टू ऑपरेट इन कंप्लीट डैश ऑफ इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस। सो कंप्लीट डिफाइंस ऑफ ज्यादा सही है क्योंकि बहुत सारी वार्निंग वगैरह मिली है, बिकॉज इट इज अ बिट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बाकी मैं तो ये कहूंगा कि बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, दोनों करेक्ट हैं। अब दोनों में से चूज करना था, अगर आप सही मार पाए तो वेरी मच पॉसिबल, अगर आपने गलत मार्क किया है तो ठीक है, योर लक, ठीक है। तो वायलेशन इज ऑल्सो पॉसिबल, डिफाइंस इज ऑल्सो पॉसिबल। डिफाइंस को प्रेफर करने का मेरा एक कारण ये भी हो सकता है, जब भी आप अगर देखोगे तो इन डिफाइंस ऑफ एक बहुत ही कॉमन कोलोकेशन है, मतलब इट इज यूज्ड क्वाइट कॉमनली, है ना, बहुत ज्यादा यूज होता है। इन वायलेशन ऑफ समथिंग भी यूज होता है, लेकिन जनरली इन डिफाइंस ऑफ समथिंग ज्यादा यूज होता है, ठीक है। सो डिफाइंस इज द प्रेफर्ड वन। हैबिचुअली स्पीकिंग द ट्रूथ और प्रिसाइजली एक्यूरेट, कोई जो हैबिचुअली ट्रूथ बोले या जो प्रिसाइजली एक्यूरेट हो। मिमिक्री तो आप जानते हैं, किसी की नकल करना, खास करके हंसी मजाक करने के लिए। पेई का मतलब क्या होता है, जो पे करता है वो पेयर होता है, और जो जिसको पे मिलता है वो पेई होता है ना। एक है वेरासियस, वेरासिटी होती है सच्चाई, और वेरेसियस होता है जो सच्चा इंसान हो, तो वेरेसियस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिर्थ तो हैप्पीनेस होता है, तो मिर्थफुल बेसिकली जो खुश हो उसके लिए आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे, टू क्लियर द डेक्स, ये तो ईडियम है, इसका मतलब है कि जो फालतू की चीजें ना उन सबको हटा देना। तो टू एग्जैजरेट करने का मतलब बढ़ाना चढ़ाना, वो नहीं है। टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शंस, दिस इज द करेक्ट आंसर। द क्रिटिकल पॉइंट नहीं बनेगा, और गेव अ चांस नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे, आर्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ डिजाइन मेड ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ कलर्ड स्टोन और ग्लासेस, एक ऐसी आर्ट जो बनती है। पहला ऑप्शन दे रखा है गैगल, गैगल तो होता है अ ग्रुप ऑफ गीज। अभी कल की क्लास में आई गेस मैंने पढ़ाया था, वो कैब वाली क्लास जो थी, क्लास नंबर 20 में, ठीक है, क्लास नंबर 20 टॉपर्स वो कैब, उसमें पढ़ाया था गैगल, तो ये तो नहीं बनेगा। मोसैक भी अभी हाल फिलहाल में ही पढ़ाया था, जब एम वाले लेटर पे हम लोग चल रहे थे, तो यही होता है जो बेसिकली अलग अलग तरीके की डिजाइन जो बन जाती है ना, उसको बोल देते हैं। वेंट्रल तो ये जो पेट होता है ना, इसका निचला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं, और एवियरी जहाँ पे बर्ड्स रखी जाती हैं उसको बोलते हैं। एपियरी बीज के लिए होता है और एवियरी बर्ड्स के लिए होता है। आगे, अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। As a result, many employees now prefer flexible work schedules over traditional office hours. As a result, और इसके परिणाम स्वरूप, क्या as a result से आप स्टार्ट कर सकते हो? The answer is no, ये गलत है, ठीक है। और बी ऑप्शन कहता है दिस शिफ्ट हैज इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड इंप्रूव्ड वर्क लाइफ बैलेंस। दिस शिफ्ट, विच शिफ्ट, इसका मतलब है कि इससे पहले हमें किसी शिफ्ट की बात करनी पड़ेगी, तो बी से स्टार्ट तो होगा नहीं, कोई ऑप्शन भी नहीं है। द वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ रिमोट वर्क हैज ट्रांसफॉर्म्ड मॉडर्न वर्क प्लेस, ये कह सकते हैं कि जो अडॉप्शन है रिमोट वर्क का, इसने ट्रांसफॉर्म किया वर्क प्लेस का। डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स हैव मेड कोलैबोरेशन इजियर अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस, और ये सी और डी भी कनेक्टेड ही लग रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि रिमोट वर्क को अब अडॉप्ट करने लगे लोग, और यहाँ पे कहा गया कि जो डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स हैं उन्होंने कोलैबोरेशन को बहुत आसान बना दिया है, तो ये भी पॉसिबल है। और इस शिफ्ट की वजह से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है, वर्क मतलब प्रोडक्टिविटी और वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो इंप्रूव हुआ है, कह सकते हैं। और लास्ट में कह सकते हैं कि इसी का परिणाम ये है। अच्छा, एक बात बताओ, ये किस चीज का परिणाम होगा? एज अ रिजल्ट मेनी इंप्लॉइज, जो बी सेंटेंस है। अब देखो इंप्लॉइज क्यों प्रेफर कर रहे हैं फ्लेक्सिबल वर्क, क्योंकि उनका वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो अच्छा हुआ है। क्या इसमें इंप्लॉइज के लिए कुछ अच्छा कहा गया है?
नहीं। क्या इसमें एम्प्लॉइज के लिए कुछ अच्छा कहा गया है? नहीं। लेकिन ये सेंटेंस हमसे कह रहा है कि भैया फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स को या फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल को बेसिकली एम्प्लॉइज प्रेफर करते हैं। वाई क्यों? क्योंकि अगर ये जो शिफ्ट है इसकी वजह से वर्क लाइफ बैलेंस बढ़ा है, तो आदमी का अगर बैलेंस अच्छा बनेगा तभी तो इसको प्रेफर करेगा। सो बी के बाद में ए आना चाहिए, इट इज मैंडेटरी नाउ। और ऑब्वियस सी बात है कि दिस शिफ्ट शुरुआत में तो आएगा नहीं, यहां पे ए पहले ही दे दिया, दिस इज रॉन्ग। बी पहले ए बाद में, बी पहले ए बाद में, ए पहले बी बाद में। अच्छा दोनों ये तो सेम ही हो गए, अगर सेम ही हो गए तो आपकी मर्जी इसको मार्क करो, आपकी मर्जी इसको मार्क करो, ठीक है। आंसर तो यही बनेगा इसका, ठीक है। तो मे भी कई बार हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी जिसकी वजह से रह गया, तो सी डी बी ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा। सी से शुरुआत होगी, उसके बाद डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे। सो बिफोर द इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिसिटी पीपल हैड टू लाइट होम्स बाय लैम्प्स। अब देख लेते हैं एक बार इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में करना है। सो इन्वेंटेड को बेसिकली वॉज वर्ब के साथ बनाएंगे। सो बिफोर इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंटेड नहीं, द बिफोर इलेक्ट्रिसिटी वॉज इन्वेंटेड, गलत हो जाएगा। बिफोर इलेक्ट्रिसिटी वॉज इन्वेंटेड पीपल हैड टू लाइट होम्स बाय लैम्प्स। अब देखो कायदे से देखा जाए तो एक क्लॉज को चेंज किया है, लेकिन मेन क्लॉज को अभी भी चेंज नहीं किया है। सामान्यतः अगर हमें एक क्लॉज चेंज करनी हो तो मेन क्लॉज को पहले करना चाहिए, ना कि सबऑर्डिनेट को। तो मैं कहूंगा कि इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं। अगर कोई ऐसा सेंटेंस हमारे पास है जिसमें मेन क्लॉज को चेंज कर रखा है तो हम उसको प्रेफर करेंगे। बिफोर इलेक्ट्रिसिटी वॉज इन्वेंटेड बाय देम होम्स हैड टू बी लिट। अब इसमें लैंप्स वाली जो बात है ना वो खत्म हो जा रही है, इसीलिए मैं तो कहूंगा कि एलिमिनेट कर दो। बिफोर इलेक्ट्रिसिटी वॉज इन्वेंटेड, अब बाय देम लिखने की जरूरत नहीं है, दे का मतलब यहां पे पीपल है, ठीक है। तो पीपल तो जेनरिक टर्म है और जेनरिक टर्म्स को अक्सर करके एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो होम्स हैड टू बी लिट, आप कहोगे दोनों क्लॉज पैसेज में, और आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला। ही सेड हाउ वंडरफुल इट इज टू फाइनली सी द माउंटेन्स आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी। ये आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क है। हाउ से वैसे भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनते हैं। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम्ड विथ क्या है, और वंडरफुल है यानी कि खुशी की बात है। ही सेड दैट, ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही नहीं बनेगा। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय पॉसिबल है, ही एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हाउ वगैरह को ड्रॉप कर देते हैं। ही टोल्ड दैट आ नहीं सकता, ऑप्शन बी इज दी ओनली पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। अब आपका ये एक क्लोज टेस्ट है, सो इसको भी देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। बाकी अगर आपको ग्रामर वगैरह में भाई दिक्कत लगती है तो फिर कहूंगा कि सिलेक्शन सीरीज जरूर फॉलो करना और बेसिक्स ऑफ इंग्लिश भी जरूर देखना एक बार। इन प्रोफेशनल इन्वायरमेंट्स, इन प्रपोजिशन जिसको ऑब्जेक्ट है प्रोफेशनल इन्वायरमेंट्स, कॉम्पिटेंस अलोन इज रेयरली सफिशिएंट फॉर सस्टेन्ड सक्सेस। कहा गया है कि अगर हम बात करते हैं प्रोफेशनल इन्वायरमेंट्स की, प्रपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, कॉम्पिटेंस सब्जेक्ट है, अलोन बेसिकली इसको मॉडिफाई करने के लिए आया है, इज वर्ब है आपका, और सफिशिएंट आपका एडजेक्टिव है। कहा गया कि किसी का कॉम्पिटेंट होना अकेला सफिशिएंट नहीं है, किस चीज के लिए, फॉर सस्टेन्ड सक्सेस। यानी कि मान लीजिए जैसे मेरी टीम है और मेरी टीम में एक एक्स पर्सन है, पूरे तरीके से कॉम्पिटेंट है, उसके अंदर खूब सारी नॉलेज है, उस पर खूब सारे गुण है, लेकिन क्या अच्छे गुण होने से, अच्छी नॉलेज होने से सस्टेन्ड सक्सेस मिल पाएगी? क्या जरूरी है कि वो सफल हो जाए, या ये जरूरी है कि वो मेरे लिए अच्छा काम करके दे दे? नॉट पॉसिबल। मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होती है ना वो होती है इच्छा शक्ति। अगर आदमी के अंदर काम करने की इच्छा शक्ति है, अगर उसके अंदर वो लगन है, उसके अंदर वो डेडिकेशन है, वो कहते हैं ना समर्पण अपने काम के प्रति। कल ही हम लोग अपने टीम के साथ बैठ के इसी चीज पर चर्चा कर रहे थे कि किसी भी चीज को करने के लिए ना समर्पण चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली जब मैंने ऑफिस चेंज किया था तो बात चल रही थी कि जैसे हमें एक दो पर्सन रखने थे कि किसको रखें, तो किसी ने कहा कि इन वालों अंकल को मत रखो, ये चाय अच्छी नहीं बनाते हैं। मैंने कहा नहीं, इनको ही रखेंगे। इसलिए रखेंगे क्योंकि इनके अंदर ना काम करने की इच्छा शक्ति है। चाय बनाना आप एक दिन में सिखा सकते हो, 2 दिन में सिखा सकते हो, 10 दिन में, 2 दिन 4 दिन खड़े हो जाओ उनके पास जाके कि ये चीज ऐसे डालो, ये चीज ऐसे डालो, इतनी देर बाद इतना डालो, ये डालो। लेकिन एक व्यक्ति जिसको चाय बनानी बहुत अच्छी आती है लेकिन बनाना ही नहीं चाहता है, वो टालता है, आप उसके पास रोज डंडा लेके भी खड़े रहो ना तो भी शायद उसके अंदर इच्छा शक्ति आप पैदा नहीं कर पाओगे। सो मेरे हिसाब से तो कॉम्पिटेंस अकेली काम नहीं कर पाएगी, उसके साथ में बहुत कुछ और चाहिए, है ना। तो ये यहां पे कहा गया आई गेस, ठीक है। मैनी कैपेबल इंप्लॉइज, बहुत सारे कैपेबल जो इंप्लॉइज होते हैं, फेल टू प्रोग्रेस, वो प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। वाई? क्यों? बिकॉज दे डैश डू नॉट कम्युनिकेट देयर आइडियाज विथ क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। एक तो ये वाला भी सीन रहता है, बहुत सारे लोग कॉम्पिटेंट तो हैं
लेकिन जो उनके आइडियाज हैं वो उनको क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो देखो, एक तो पैसेज किस में चल रहा है, आप कहोगे सर प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, सो डिड इज एलिमिनेटेड, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हैव इज एलिमिनेटेड, दे के साथ डू का प्रयोग होगा ना कि डज का, तो इसीलिए दे डू नॉट कम्युनिकेट देयर आइडियाज विथ क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। इवन एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स, और कई बार एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स कैन स्ट्रगल, वो भी स्ट्रगल कर सकते हैं इफ दे डैश ओवरली डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन रेदर देन सेल्फ असेसमेंट। कई बार ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है वो भी बेसिकली क्या बन सकते हैं, बनने का सेंस है प्रेजेंट में बात चल रही है, बिकम आ सकता है दे के साथ, वेरी मच पॉसिबल। क्या बिकेम आएगा, पास्ट है, आर बिकमिंग आएगा, ये तो मेरे भाई जनरली जब कोई टेम्परेरी चीज होती है वो होता है, और हैव बिकम का कोई सेंस नहीं है, आपका जेनरिक पैसेज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दे बिकम ओवरली डिपेंडेंट, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं एक्सटर्नल वैलिडेशन पे, कोई और आके कहे कि बढ़िया काम है, वो खुद से असेस नहीं कर पाते हैं क्या अच्छा और क्या खराब है, ठीक है। ऐसा कई बार हमारी टीम में भी होता है, ठीक है, रेदर देन सेल्फ असेसमेंट। ओवर टाइम और समय के साथ में सच हैबिट्स, ऐसी हैबिट्स रिजल्ट इन डैश डिसीजन मेकिंग, और धीरे धीरे ऐसी हैबिट्स जो है वो बेसिकली उनका परिणाम क्या होता है, कैसी डिसीजन हैबिट्स बनती है, परिणाम नेगेटिव, क्योंकि खराब चीजें ही तो बता रहे हैं हम। तो जुडिशियस पॉजिटिव है, डिसिसिव पॉजिटिव है, मेथोडिकल पॉजिटिव है, एक ही नेगेटिव वर्ड है दैट इज इरेटिक डिसीजन मेकिंग, विच वीकन्स, जो कि वीकन कर देता है लीडरशिप पोटेंशियल को, तो जिसकी वजह से लीडरशिप पोटेंशियल कम हो जाता है। फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव, एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, सो स्किल्स मस्ट बी अलाइंड विथ जजमेंट। तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो जो आपके पास में स्किल है उसको जरूर आपको अलाइन कर लेना चाहिए किसके साथ में, जो बेसिकली जजमेंट है। सो जजमेंट और स्किल दोनों अलाइंड होने चाहिए, ठीक है। सो जजमेंट एंड स्किल दोनों अलाइंड होने चाहिए, ठीक है। ये बात बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है। फोन बज रहा था बार बार, थोड़ा सा इसीलिए माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है, साइड रख दिया मैंने। सो फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव स्किल्स मस्ट बी अलाइंड विथ जजमेंट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्किल्स को जजमेंट के साथ अलाइंड होना चाहिए। डैश टेक्निकल एक्सपर्टीज विदाउट अकाउंटेबिलिटी ऑफन प्रूव्स इनइफेक्टिव। अब कहा गया है कि अगर किसी के पास टेक्निकल एक्सपर्टीज हो लेकिन अकाउंटेबिलिटी ना हो तो यह भी अक्सर करके कैसी रह जाती है, इनइफेक्टिव रह जाती है, ठीक है, यानी कि ये भी इफेक्टिव नहीं रहती है। अब आपको बीच में एक वर्ड फिल करना है, ऑप्शंस हैं देयरफॉर, हाउएवर, मोरओवर एंड मीनवाइल। मीनवाइल तो जनरली हम तब लगाते हैं कि एक तरफ ये चल रहा है दूसरी तरफ कुछ और चल रहा है, ठीक है, तो ये तो कोई सेंस नहीं है। दूसरा, अब हमारे पास एक ऑप्शन है देयरफॉर। देयरफॉर देखो आप थोड़ा सा पैसेज को पढ़ेंगे, एम्प्लॉइज आर देयरफॉर, देयरफॉर यानी जो रिजल्ट देता है, देयरफॉर क्या दिखाता है, परिणाम। तो ये तो लास्ट लाइन में दे रखा है, तो यहां पे देयरफॉर नहीं आना चाहिए, सो दिस इज आल्सो एलिमिनेटेड। अब दो ऑप्शन आपके पास है, एक है हाउएवर और एक है मोरओवर। अब हाउएवर क्या करता है, दो चीजों को कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, और मोरओवर क्या करता है, एडिशन दिखाता है। एक चीज कही और उसी के बारे में एक और कोई सेंटेंस अगर कहा जाए तो ये एडिशन होता है आपका। एक बार देख लेते हैं। सो यहां पे क्या कहा गया, फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव, एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से स्किल्स मस्ट बी अलाइंड, स्किल्स को अलाइन करना चाहिए किसके साथ में, जजमेंट के साथ में, ठीक है। डैश टेक्निकल एक्सपर्टीज, और आगे कहा गया कि जो टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है अगर ये बिना अकाउंटेबिलिटी के हो तो ये अक्सर करके क्या होती है, इनइफेक्टिव होती है, ये बिल्कुल भी इफेक्टिव आपकी नहीं होती है, ये इफेक्टिव आपकी नहीं होती है। तो यही चीज तो कही गई है कि यहां स्किल को जजमेंट से अलाइन कर रहे हैं और यहां पे एक्सपर्टीज को बेसिकली अकाउंटेबिलिटी से अलाइन कर रहे हैं। दोनों चीजें कहीं ना कहीं ऐड कर रही है, इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है। सो यू शुड नॉट यूज हाउएवर, आपको यहां पे मोरओवर का यूज करना चाहिए। हाउएवर बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि सही है, और लेकिन हाउएवर यहां पे करेक्ट आंसर नहीं होगा। द करेक्ट आंसर शुड बी एंड मस्ट बी मोरओवर, क्योंकि यहां पे भी एक तरीके की अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं और यहां पे भी एक तरीके की अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, तो दोनों बेसिकली एडिशन है। आगे इंप्लॉइज आर देयरफॉर इनकरेज्ड टू ब्रेक डैश, इसीलिए इंप्लॉइज को इनकरेज किया जाता है कि भैया ये जो कॉम्प्लेसेंसी है ना इसको ब्रेक करो और एक्टिवली रिफाइन करो अपने प्रोफेशनल कंडक्ट को। सो ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी के घर में घुस जाना चोरी वोरी करने के लिए ब्रेक इनटू। ब्रेक फ्रॉम बेसिकली सेपरेशन को दिखाता है जनरली, और ब्रेक आउट ऑफ का मतलब है उस चीज से बाहर निकलो, कंप्लेसेंसी से बाहर निकलना है आपको, और अगेंस्ट भी नहीं बनेगा। तो ये आपका था पूरा का पूरा पैसेज। अगेन अगर आपको लगता है भाई आपकी इंग्लिश वीक है और आपको बढ़िया से इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है, सो दिस इज द प्लेस टू गो। इंग्लिश VOD 3.2 बैच, बहुत क्वालिटी कंटेंट, सॉलिड चीजें, सब कुछ अच्छा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। 699 में
लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में हैंड रिटन नोट्स, लेवल वाइज सीट्स, टाइप वाइज सीट्स, बहुत कुछ है इस बैच में। अगर लाइव पढ़ना है तो हमारा लाइव बैच है, रैंकर्स 25.0 अभी चल रहा है, ठीक है, जिसमें बहुत कुछ आपको मिलता है, ठीक है। बाकी मेरे भाई हमारी सारी की सारी बुक्स अवेलेबल हैं। ग्रामर के लिए रामबाण है, प्रैक्टिस करने के लिए अभ्यास्त्र है, फॉर्मूला बुक है, प्रैक्टिस बुक है, और इसके अलावा वोकैब संजीवनी है, वोकैब के लिए संजीवनी, और वोकैब के लिए ये वाली रिवीजन बुक भी है, छोटी वाली। तो इन सारी बुक से आप बहुत कुछ और पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, एज पर योर नीड आप कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे हम डेली एक PDF देते हैं, द हिंदू फॉर हिंदी मीडियम, अगर उसको डाउनलोड करना है, या बाकी सारी क्लासेस की प्रिंटेबल फाइल, हर चीज के हैंड रिटन नोट्स, तो आपको सब टेलीग्राम पे मिलेंगे, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डाउनलोड कर लेना, मतलब डाउनलोड क्या, ज्वाइन कर लेना चैनल को। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।